Hello everyone, welcome back to English class. This is Priyanshu and today in this video I'm going to help you out with the line by line explanation of the poem Dover Beach written by Matthew Arnold. So my dear students, first of all let us understand the meaning of the title, that is Dover Beach. Uh, what is Dover? So Dover it's a town in England. Okay, Dover क्या है? इंग्लैंड में एक टाउन है. ठीक है, वहीं पे उसी टाउन में एक बीच है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, सब होता है. ठीक है, जिस तरह से आप लोग गोवा जाते हैं, हम लोग अंडमान जाते हैं, इन द सेम वे यहाँ पे जो डोवर एक प्लेस है वहाँ पे भी एक बीच है जो कि बहुत ही अच्छा है. सो लोग वहाँ पे विजिट करते हैं. एंड इन द सेम वे जो हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड हैं वो उनकी भी शादी जो है 10 जून 1851 में हुई थी. एंड उसी के जस्ट बाद करीब एक हफ्ते के लिए वो अपने हनीमून पे गए थे इसी प्लेस पे, दैट इज़ डोवर. एंड जब वहाँ पे वो डोवर के बीच पे पहुँचे होंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने विजुअलाइज़ की होंगी जिसकी वजह से उन्होंने ये पोएम लिखी, दैट इज़ डोवर बीच. ओके, गॉट इट. नाउ द सेकेंड थिंग इज़ दैट दिस पोएम वॉज रिटन इन 1851. ओके, यानी कि जिस साल इनकी शादी हुई थी उसी साल ये डोवर को विजिट किए थे. एंड उसी साल उन्होंने ये पोएम लिखी थी, दैट इज़ डोवर बीच. एंड लेकिन ये जो पोएम है ये पब्लिश हुई थी 1867 में. ठीक है, यानी कि लिखी गई थी 1851 में लेकिन पब्लिश हुई है 1867 में. ठीक है, इन द सेम ईयर व्हेन ही गॉट मैरिड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पोएम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. It's given. The sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair upon the straits, on the French coast the light gleams and is gone. The cliffs of England stand glimmering and vast out in the tranquil bay. ठीक है, तो यहाँ पे इन द फर्स्ट लाइन इट इज सेड दैट द सी इज काम टुनाइट, यानी कि जो सी है, ठीक है, वो रात का समय है और वो बहुत ही शांत और बहुत ही काम है. ठीक है, फिर वो कहता है द टाइड इज़ फुल. टाइड इज़ फुल का मीनिंग क्या हो गया कि जो टाइड है यानी कि जो वेव्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो फुल है. फुल इन द सेंस कि फुल मून लाइट होगी है. ठीक है, जब भी फुल मून होता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें क्या होता है कि ग्रेविटी बहुत होती है, ग्रेविटेशनल पुल बहुत होता है. सो उसकी वजह से वाटर जो है वो अट्रैक्ट होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है. ठीक है, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि जब भी ये फुल मून होता है यानी कि पूर्णमासी की रात होती है तो कभी भी नदी के किनारे नहीं जाना चाहिए. सो दैट कि क्योंकि पता नहीं होता है ना कि कब पानी कितना बढ़ जाए शोर पे और हमको मुसीबत हो जाए. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये फुल मून का ये डिस्क्रिप्शन है. तो यहाँ पे कहा जा रहा है द टाइड इज़ फुल, यानी कि खूब पानी वहाँ पे भरा हुआ है. ठीक है, सी में. एंड द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स. अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मून है वो बहुत ही फेयर यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुली क्या है वो स्ट्रेट्स पे पड़ रहा है. ठीक है, मून लाइट पड़ रही है. अच्छा, मूनलाइट पर स्ट्रेट्स पे पड़ रही है तो स्ट्रेट्स का मीनिंग क्या है? तो स्ट्रेट्स का मतलब ये होता है कि जो हम कह सकते हैं नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है स्ट्रेट्स, जो कि दो लैंड मासेस को डिवाइड करता है. ठीक है, हम दिखा देते हैं आपको एक पिक्चर के थ्रू कि क्या है. देखिए, सबसे पहले ये इंग्लिश चैनल है. ठीक है, इस इंग्लिश चैनल में क्या है कि एक तरफ डोवर है, एक तरफ सामने क्या है, फ्रेंच है. ठीक है, फ्रांस है. तो फ्रांस और डोवर यानी कि इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर है उसको बोलते हैं स्ट्रेट. ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्ट्रेट किसको कहते हैं. और ये भी बता देते हैं कि ये जो यहाँ पे पोएट है दैट इज़ मैथ्यू आर्नोल्ड, वो कहाँ है, इंग्लैंड में है. इंग्लैंड में एक जगह है दैट इज़ डोवर. ठीक है, उसी डोवर के एक बीच पे ये खड़े हुए हैं जहाँ से ये क्या कर रहे हैं, ये फेस कर रहा है ये इनका कैले. कैले क्या है, कैले फ्रांस में है. ठीक है, तो वही फ्रेंच कोस्ट पे जो उनको कैले दिख रहा है. कैले यहाँ पे एक्चुअली उसकी स्पेलिंग क्या है तो CALAIS है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कैले. ठीक है, IS जो है वो साइलेंट होता है. ठीक है, दैट्स इट. तो वहीं पे अब वो कुछ और नोटिस करेंगे और वो चीज़ हम लोगों को और डिस्क्राइब करेंगे अगले लाइन में. तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लिम्स एंड इज गॉन. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रेंच कोस्ट पे यानी कि वही कैले में, कह रहा है कि वहाँ पे फ्रांस में क्या दिख रहा है कि लाइट जो थी वो ग्लिम कर रही थी यानी कि शाइन कर रही थी. ठीक है, बहुत ही डिम कर रही थी, थोड़ा ब्लिंक कर रही थी और फिर उसके बाद वो क्या होती है, वो चली जाती है लाइट. ठीक है, बुझ जाती है, बंद हो जाती है. तो यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि मे बी ही इज़ टॉकिंग अबाउट द लाइट हाउस. ठीक है, ऑफ द फ्रेंच कोस्ट. ठीक है, तो लाइट हाउस का काम क्या होता है, एक्चुअली वो रिवॉल्व करती है और उसका काम होता है कि लोगों को गाइड करना, शिप्स को गाइड करना, आई मीन टू से.
ठीक है। और अगर कोई मान लो डेंजरस सिचुएशन होती है, कोई डेंजर होता है, तो उसके लिए उसको वार्न करना, ठीक है। तो हो सकता है उसी लाइट हाउस की जो लाइट है वही उसको दिख रही होगी और उसी के बाद वो बंद हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो रिवॉल्व करती है। तो उसी के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा है कि मुझे क्या दिख रहा है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड। तो क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड का मतलब क्या हो गया, जो इंग्लैंड है यहाँ जहाँ पे ये डोवर में है, तो वहाँ की जो क्लिफ्स हैं यानी कि जो रॉक्स हैं, जो माउंटेन्स या हिल्स हैं, वो क्या है, कह रहा है कि वो एकदम वहाँ पे विशाल खड़े हुए हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। यानी कि ग्लिमरिंग का मतलब क्या होता है, शाइनिंग, ठीक है, शाइनिंग ब्राइटली। कहाँ शाइन कर रहे हैं ब्राइटली, तो आउट इन द ट्रैंक्विल बे। ट्रैंक्विल का मतलब पीसफुल, काम, ठीक है। और बे मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं, वाटर बॉडी, ठीक है। वाटर बॉडी इन द सेंस जैसे बे ऑफ बंगाल है वैसे ही वहाँ पे। तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि उनकी जो क्लिफ्स की जो परछाई है वो किस पे पड़ रही थी, वो पड़ रही थी हमारे बीच के पानी पे। तो उसी पानी में वो क्या कर रहा था, वो शाइन कर रहा था, क्योंकि उसमें मून लाइट पड़ रही थी, ठीक है, चांदनी रात थी। सो बेसिकली देखा जाए तो पोएट ने यहाँ पे क्या किया है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है इस सीन को, ठीक है, अपने विंडो पे खड़े होकर के, कि उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनको क्या क्या दिख रहा था, ठीक है। तो उन्होंने बताया, तो इसको जो चीज़ हम विजुलाइज कर सकते हैं अपने इमेजिनेशन में, ठीक है, देख सकते हैं, तो उसको कि हम भी बात मतलब महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ कैसा क्या होगा, हम भी सोच पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं विजुअल इमेजरी, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने विजुअल इमेजरी यूज़ करके ये डिस्क्राइब किया है मैथ्यू आर्नोल्ड ने उस सीन को। एंड देन वो कहते हैं, कम टू द विंडो, स्वीट इज़ द नाइट एयर, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो एड्रेस कर रहे हैं अपनी वाइफ को, ठीक है, दैट इज़ अपनी वाइफ जो भी उनके साथ हैं उनको एड्रेस करते हैं, उनसे बोलते हैं कि आओ तुम भी इधर विंडो पे आओ, ठीक है, और देखो, महसूस करो कि कितनी अच्छी हवा चल रही है। स्वीट इज़ द नाइट एयर, कि आज रात को इस चांदनी रात में कितनी बढ़िया हवा चल रही है, कितनी सूदिंग सी हवा चल रही है। एंड क्यों इतनी अच्छी हवा, इतनी ठंडी ठंडी हवा है, जस्ट बिकॉज ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून प्लान्ट लैंड। तो कह रही है क्योंकि हवा इसलिए इतनी अच्छी चल रही है, वो कहाँ से आ रही है, तो वो बता रहा है कि उसी लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे से आ रही है, जहाँ पे जो सी है वो मून प्लान्ट लैंड से मिल रही है। यानी कि जब भी कभी भी सी वाटर जो होता है वो शोर पे आता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो इकट्ठा बहुत सारी वेव्स जब आ जाती हैं तो उस जगह पे नहीं एक लाइन पूरी बन जाती है, स्प्रे जैसा, मतलब झाग जैसा बहुत सारा हो जाता है। तो उसी झाग को, उसी सर्फ को क्या बोलते हैं, यहाँ बोल रहा है वो पोएट, लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। तो कह रहा है कि वहीं से इतनी ठंडी ठंडी हवा हम लोगों को आ रही है, ठीक है। आगे लिखा है, अच्छा, मून ब्लास्ट का मीनिंग क्या था, तो मून ब्लास्ट का मतलब था मूनलिट लैंड, ठीक है, मून वाइटेंड हम कह सकते हैं, ब्लास्ट मतलब वाइटेंड। तो वही है कि चांदनी रात पड़ रही है, तो वहाँ पे इतना वाइट कलर से वो सिल्वरी जो लाइट है, वाइट लाइट ऑफ दी मून, वही उसी में क्या है, उसी की वजह से वो शाइन कर रहा है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये पिक्चर में इसीलिए लगाई है सो दैट कि आप इसको इमेजिन कर सको कि किस तरह का वहाँ पे सीन होगा, ठीक है। देखिए, जहाँ जहाँ पे मूनलाइट पड़ रही है वहाँ वहाँ पे वो कैसे एकदम शाइन कर रहा है, ठीक है, वैसे ही उसी चीज़ को वो वहाँ पे बता रहे थे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, लिसन, यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स विच द waves draw back and fling at the return up the high strand, begin in cease and then again begin with tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness in, ठीक है। अब वो क्या बता रहे हैं, अभी तक वो विजुअल इमेजरी यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब वो यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं डिस्क्राइब करने के लिए, ऑडिटरी इमेजरी, यानी कि अब हमको सुनाई देगा, हम अपने इमेजिनेशन में कर सुन सकते हैं कि यहाँ कैसी आवाज़ आ रही होगी। तो वो कहते हैं, अपने वाइफ से ही कहते हैं सुनो, तुम्हें भी अब सुनाई दे रहा होगा वो ग्रेटिंग रोर, ठीक है, किस चीज़ का ग्रेटिंग रोर है, तो पेबल्स का है। वो पेबल्स जो कि वेव्स के आगे पीछे होने पे, ठीक है, शोर पे आने पे और वापस नदी में जाने पे, जो पेबल्स यानी कि वो जो लूज स्टोन्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आपस में लड़ते हैं जब, तो एक बहुत ही हार्श, बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड क्रिएट होता है। तो उसी साउंड को, उसी इरिटेटिंग साउंड को क्या कहा जा रहा है, ग्रेटिंग रोर कहा जा रहा है। तो वही वो अपने वाइफ से कहते हैं कि ये ग्रेटिंग रोर जो पेबल्स की आ रही है वो सुनो, ठीक है, जो कि किसकी वजह से आ रही है, तो उन वेव्स की वजह से आ रही है, जो कि क्या कर रहे हैं, अपने साथ पेबल्स को नदी में लेके जाते हैं वही सी में, और फिर वापस से फ्लिंग कर देते हैं फॉरवर्ड ऑन द शोर, ठीक है। यानी कि फ्लिंग मतलब क्या हो गया कि उछाल के फेंकते हैं लैंड पे, ठीक है, शोर पे। तो फ्लिंग क्या है, अपने आप में एक वो वर्ड है जो कि हमको एग्जैक्टली बता रहा है कि क्या हो रहा है, यानी कि उछाल के फेंक रहे हैं, ठीक है।
और ऐसे वर्ड्स जो कि अपने आप में बताते हैं कि क्या हो रहा है उसको बोलते हैं ओनोमोटोपिया। इट्स अ काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइस, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच। अच्छा, ओनोमोटोपिया के एक दो एग्जांपल्स और दे देते हैं सो दैट आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। जैसे कि क्लिक। क्लिक क्या है, हमें तुरंत समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कोई फोटोग्राफ क्लिक हो रही है। और बूम, तो ये क्या हो रहा है, यानी कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है। इन द सेम वे फ्लिंग का भी वही मीन होता है। चलिए नेक्स्ट है, at the return up the high strand, begin and cease and then again begin with tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness in। अब वो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि और हाँ वो आगे उछाल के फेंकती हैं जब एट द रिटर्न, वापस से जब शोर पे आ रही हैं तो कहाँ फेंक रही हैं, तो अब द हाई स्ट्रैंड पे फेंक रही हैं। हाई स्ट्रैंड क्या हो गया, बीच पे, ठीक है, वही शोर पे फेंक रही हैं, ठीक है, उसको कहा जा रहा है। बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन, कह रहा है कि देखो ये हो रहा है, जैसे विंड ब्लो हो रही है, हवा के चलने पे क्या हो रहा है कि वो लहरें आ रही हैं, ठीक है, शोर पे आ रही हैं, फिर वापस जा रही हैं, पानी को लेके फिर आ रही हैं, पेबल्स को लेके, फिर पेबल्स लेके जा रही हैं। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है पूरा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक वाइब्रेटिंग, यानी कि ट्रेमुलस मतलब क्या हो गया, एक वाइब्रेटिंग, एक ट्रिम्बलिंग वहाँ पे रिदम सी बन रही है, ठीक है, जो कि बहुत ही स्लो है। तो रिदम किसका मीनिंग हो गया, कैडेंस का मीनिंग हो गया, और ट्रेमुलस का मीनिंग हो गया वाइब्रेशन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कंपन सी हो रही है जब ये प्रोसेस हो रहा है वेव्स के आने का और जाने का, ठीक है। और किसकी वजह से हो रहा है, तो विंड के प्रेशर की वजह से हो रहा है कि हवा ब्लो कर रही है, मतलब वही, तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि वो वेव्स आ रही हैं जा रही हैं और एक रिदम बन रहा है, एक म्यूज़िक बन रहा है। लेकिन ये म्यूज़िक कैसा है, तो ये एक बहुत ही दुख भरा म्यूज़िक है। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि ये जो आवाज़ है ये एक तरह से इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस लेकर के आ रहा है, जो कि हमेशा रहेगा। इटर्नल मतलब फॉरएवर, ओके। तो वो कह रहा है कि अपने साथ साथ क्या लेकर के आ रहा है ये म्यूज़िक, ये साउंड, ये लेकर के आ रही है सैडनेस, ठीक है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी इस वर्ल्ड में। तो कुछ इस तरह का उन्होंने डिस्क्राइब किया है फर्स्ट स्टैंजा में। एंड उसके बाद यहाँ पे वो क्या बताते हैं सेकंड स्टैंजा में, लेट अस अंडरस्टैंड। अच्छा, लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे जो अभी हम बता रहे थे, इसमें दिया हुआ था ना, कहाँ पे था, ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच लैंड। तो ये लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे इस तरह से दिखता है, कुछ जब वेव्स इकट्ठा होती हैं बहुत सारी लैंड पे, तो क्या होता है शोर पे, तो वो एक झाग जैसा बन जा रहा है वाइट कलर का, तो उसी को ही हम यहाँ पे लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे बोल रहे थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट। Next stanza, Sophocles long ago heard it on the Aegean Sea, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound a thought hearing it by this distant northern sea. अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे अब एल्यूजन यूज़ कर रहे हैं हमारे मैथ्यू आर्नॉल्ड, ठीक है। एल्यूजन क्या है, तो एल्यूजन का मीनिंग होता है एक तरह के फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि लिटरेरी डिवाइस है। और इसका मीनिंग ये होता है कि जब हम किसी और चीज़ को रेफ़र करते हैं, है ना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जब हम किसी और का रेफरेंस देते हैं तो उसको बोलते हैं एल्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट जो है वो किसका एल्यूजन दे रहे हैं, किसका रेफरेंस दे रहे हैं, तो सोफोकल्स का दे रहे हैं। सोफोकल्स कौन है, तो एक बहुत ही फेमस ग्रीक प्लेरेट थे ये, ठीक है, ये एक ड्रामाटिस्ट थे और एक बहुत ही फेमस पोएट भी थे। और इनके जो ज़्यादातर ड्रामा होते थे, जो भी प्लेज होते थे, उनकी एंडिंग जो होती थी हमेशा ट्रेजिडीज़ वाले लिखते थे ये प्लेज, और इनकी एंडिंग हमेशा बहुत ही सैड और पिटिफुल सी होती थी, ठीक है, सॉरोफुल वाली होती थी इनकी एंडिंग, ठीक है, इनके प्लेस की एंडिंग, आई मीन टू से। उसके बाद अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, कहा है कि मैनी मैनी ईयर्स अगो, ओके, सेंचुरीज बैक क्या हुआ था कि जब सोफोकल्स भी एजियन सी पे खड़े थे, ठीक है, जिस तरह से आज मैं डोवर बीच पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे ये सुन पा रहा हूँ साउंड पेबल्स का, तो इन द सेम वे जब उन्होंने भी एजियन सी पे खड़े होकर के वो साउंड सुना था पेबल्स का, तो उनके पास, उनके दिमाग में क्या आया था सबसे पहले, तो उनके दिमाग में आई थी ह्यूमन मिजरी, ठीक है, ह्यूमन सफरिंग के बारे में। उन्होंने भी जब जैसे ही देखा सुना कि जो टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, यानी कि टर्बिड का मीनिंग क्या हो गया, टर्बिड का मीनिंग होता है हम कह सकते हैं कि डर्टी या मडी वाटर हम कह सकते हैं, ठीक है, वो जो वेव्स हैं, ठीक है, वो अपने साथ साथ क्योंकि मडी वाटर लेकर के आती हैं और आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, तो उस जो प्रोसेस है एब एंड फ्लो कहते हैं उसको, कम एंड गो, है ना, कमिंग एंड गोइंग। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि वो जो अपने साथ आ रही हैं और जा रही हैं ना, तो वो क्या कर रही हैं, वो अपने साथ ग्रीफ, अपने साथ सॉरो, अपने साथ मिजरी, ह्यूमन सफरिंग्स लेकर के आ रही हैं और जा रही हैं, ठीक।
तो देखा जाए तो यहाँ पे जो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कोशिश की है एक लिंक इस्टेब्लिश करने की। किसके किसके बीच में लिंक इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो अपने और सोफोकल्स के बीच में कर रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखो वो एक पोएट था पास्ट एज का और मैं एक प्रेजेंट एज का पोएट हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो नॉर्मल लोग नहीं फील कर पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं, वो हम पोएट्स क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है इस वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कुछ इनका रेफरेंस दिया है सोफोकल्स को ये बताने के लिए। फिर वो आगे क्या कहते हैं कि वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नदन सी। अब वो क्या कह रहे हैं कि देखो उसी तरीके से हम भी यहाँ पे जो खड़े हैं ना, और इस डोवर बीच पे इंग्लैंड में यहाँ पे नदन सी में, तो कह रहे हैं कि इतनी दूर हम ये जो नदन सी में खड़े हैं, देखो वो मेडिटेरियन सी में थे, हम नदन सी में, और हम भी वही सेम साउंड फील कर रहे हैं, हम भी वही सेम चीज़ फील कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ह्यूमन सफरिंग्स होने वाली हैं यहाँ पे इस वर्ल्ड में, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ पे। और सैडनेस और ग्रीफ से भरा हुआ ये वर्ल्ड है और कुछ भी नहीं रह गया यहाँ पे। उसके बाद थर्ड स्टैंजा अगर हम देखें तो उसमें क्या दिया है, कहते हैं द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट ग्रिडल फर्ल्ड बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलंकली लॉन्ग विड्रोइंग रॉर। ठीक है, यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो सी ऑफ फेथ, सी ऑफ फेथ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे उन्होंने लिटरेरी डिवाइस अगेन यूज़ की है। क्या है ये, मेटाफर है। जब दो ऑपोजिट चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेटाफर। तो उन्होंने क्या कहा है, सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल। कह रहे हैं कि इसी तरीके से जो सी है, सी वाटर, वो क्या था, एक टाइम ऐसा भी था जब वह पूरा भरा हुआ था। ठीक है, एकदम टाइट फुल थी, वहाँ पे नदी में खूब लबालब पानी होता था। कह रहा है कि लेकिन अब क्या हो गया है ना, अब वैसे ही क्या था, सॉरी, वैसे ही एक टाइम ऐसा भी था जब फेथ जो था वर्ल्ड में पूरी तरीके से था। ठीक है, चारों ओर था और पूरे वर्ल्ड में सब लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे, एक दूसरे पे विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, एक दूसरे रिलीजन पे भरोसा करते थे, गॉड पे भरोसा करते थे, है ना। एक्चुअली क्या थे ना, ये जो हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड थे ये क्रिश्चियन थे। ठीक है, ये क्रिश्चियन थे और क्रिश्चियनिटी पे बहुत ही रिलीजियस पर्सन थे, क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करते थे। और जब ये जब इन्हें ये महसूस हुआ, इन्होंने देखा कि विक्टोरियन एज में जब इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इतनी फैक्ट्रीज़, इतने मशीनरी, इतना सब कुछ सेटअप हो रही थी जब, तो उस टाइम पे क्या थे, नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे, नए नए डिस्कवरीज हो रही थी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या था कि लोगों का जो भरोसा था भगवान पर से उठता जा रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत ही फेमस एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन्स करके, तो उनकी एक थ्योरी थी, थ्योरी इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ करके। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि लोगों का, जब लोगों ने वो पढ़ी तो लोगों का बाइबल पर से, भगवान के पर से भरोसा उठने लगा। इवन वो लोग गॉड के एग्जिस्टेंस पे भी क्वेश्चन करने लगे थे। ठीक है, ऐसा कुछ सीन बन चुका था। तो उसी वजह से जो मैथ्यू आर्नोल्ड थे ना, वो बहुत डर गए थे। किस वजह से, हमारे वर्ल्ड के फ्यूचर को लेकर के, कि भाई ऐसे क्योटिक मॉडर्न वर्ल्ड में क्या ही होगा, जब लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे तो वर्ल्ड तो एकदम खत्म हो जाएगा, है ना। लोगों का भगवान पर से भरोसा उठ चुका होगा तो वर्ल्ड में कुछ रह ही नहीं जाएगा। फेथ ही एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को यूनाइट करके रखती है, इस वर्ल्ड को यूनाइट करके रखा है। जब फेथ ही नहीं रहेगा इस वर्ल्ड में तो ये वर्ल्ड भी कुछ नहीं रह जाएगा, अंधकार से भर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का उनका थॉट था। तो इसी वजह से अपने इसी डर को उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो उसका कंपैरिजन भी वो सिमिली का यूज़ करके, एक और लिटरेरी डिवाइस है जिसका यूज़ करके वो यहाँ पे बताते हैं कि यही जो फेथ था ना, जिस तरह से कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ब्राइट ग्रिडल फोल्ड, यानी कि जो बहुत ब्राइट, बहुत ही ब्यूटीफुल बेल्ट सी होती, ग्रिडल मतलब बेल्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम वेस्ट पे बांधते हैं, तो टाई करते हैं। ठीक है, फोल्ड मतलब टाई, तो जो भी बांधते हैं ना, तो उसको बोलते, चाहे आप ऑर्नामेंट समझ लीजिए उसको, कमरबंद टाइप का, चाहे आप बेल्ट समझ लीजिए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जिस तरह से बेल्ट जो होती है वो वेस्ट पे बंधी हुई होती है, इन द सेम वे जो फेथ था वो पूरे वर्ल्ड को बांध रखा था उसने। ठीक है, इंक्लोज कर रखा था। और वो उस टाइम पे वर्ल्ड में ना सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, लोग रिलीजन पे बिलीव करते थे, गॉड पे बिलीव करते थे, है ना, क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करते थे। एंड वो कह रहा था कि पीपल वर गुड एट दैट टाइम इन द वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड वॉज गुड। और कह रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था इस पूरे वर्ल्ड में। और कह रहा है कि लेकिन अब जो है ना, लोग अकेले पड़ चुके हैं क्योंकि लोगों का भगवान पर से, फेथ पर से, रिलीजन पर से सबसे भरोसा उठ चुका है। ठीक है, गॉड पर से उठ चुका है, किसी भी बिलीफ को नहीं मानते वो लोग। एंड इसीलिए जो वर्ल्ड है ये बहुत ही सैड प्लेस बन गई है रहने के लिए। ठीक है,
वो ये कहते हैं। तो बेसिकली अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं नाउ आई ओनली हियर, कह रहा है कि देखो जब एक टाइम ऐसा था कि फेथ पूरे वर्ल्ड को बांध के रखा हुआ था, है ना, यूनाइट करके रखा था, लेकिन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इस मॉडर्न वर्ल्ड की वजह से, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया कि लोगों को लॉजिक्स भी बहुत नहीं समझ में आ रहे हैं, हर चीज़ में लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो समझ में उनके आता नहीं पूरी तरीके से। तो ना ही साइंस की उसमें बस समझ पा रहे हैं चीज़ों को, और ना ही वो पूरी तरीके से भगवान पे भरोसा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो मतलब अब उनके सामने जो कुछ भी हो रहा है उसमें अपनी आंखें भी नहीं बंद कर पा रहे हैं, और भगवान पर भी बुरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। दोनों ही चीज़ों में वो बीच में डोलड्रम्स में फंस चुके हैं। ठीक है, एकदम कंफ्यूज्ड हैं, अनसर्टेन है सब कुछ उनकी लाइफ में, इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कह रहे बट नाउ ओनली आई हियर दी इट्स melancholy long withdrawing roar retreating to the breath of the night wind down the vast edges dear and naked shingles of the world। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या सुनाई दे रहा है, अब हमें सुनाई दे रही है उसकी सैडनेस। ठीक है, अब कह रहा है कि उसकी सैडनेस जो कि वो भी क्या हो रही है, जैसे पहले क्या था कि वो पेबल्स आ रहे थे, है ना, हवा के चलने पे लहरें आ रही थी शोर पे, फिर जा रही थी पेबल्स को लेके, फिर वो उछाल रही थी शोर पे, फिर लेके जा रही थी, तो एक बहुत ही, है ना, साउंड सा क्रिएट हो रहा था। कह रहा है कि अब वो धीरे 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 साउंड भी क्या हो रहा है, विड्रॉइंग रोल, यानी कि कम होती जा रही है वो आवाज़। ठीक है, कह रहा है कि अब वो क्योंकि ओशन का जो वाटर है, सी वाटर जो है, वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की बिलीव्स जो है, वो फेथ जो है वो कम होता जा रहा है इस दुनिया में। ठीक है, जैसे जैसे फेथ कम होता जा रहा है वैसे वैसे उसका पानी भी कम हो रहा है। ये सिर्फ कंपैरिजन है। ठीक है, सी को, फेथ को, दोनों को कंपेयर किया गया है हमारी बात को समझाने के लिए। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि रीट्रीटिंग टू द ब्रेथ। रीट्रीटिंग का मतलब क्या हो गया कि वो मतलब वापस जा रही हैं। ठीक है, इट्स गोइंग बैक, है ना। तो कह रहा है कि वो जो पानी है वो क्या कर रहा है, वो वहाँ से वापस जा रहा है। ठीक है, कम होता जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कह रहा है कि अब वहाँ पे क्या रह गया, हवा तो अभी भी चल रही है, पानी लेकिन कम हो गया है। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया है रात के समय में, तो वही नेकेड श्रिंगल्स रह गए हैं वर्ल्ड में। ठीक है, यानी कि वो रह गए हैं वहाँ पे, पेबल्स रह गए हैं बस वहाँ पे। ठीक है, पहले उन्हीं पेबल्स को देख सकते हैं आप, ये सोफोकल्स हैं। ठीक है, सोफोकल्स का मैं दिखाना भूल गई थी उस टाइम सेकंड स्टैंजा में। अब देखिए ये जैसे पेबल्स हैं। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे पहले क्या था, पानी खूब सारा था। ठीक है, तो खूब सारा लहरें होती थी, पानी हवा के चलने पे वो आती थी, इन पेबल्स को कवर अप रखती थी ना, वो कवर करती थी, अपने साथ लेके जाती थी सी में, फिर वापस से लहरें आती थी, उछाल के उनको फेंकती थी शोर पे, ऐसा सा होता था। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे जब से पानी कम हो गया है सी में, तब से क्या हो गया, पेबल्स वो वहाँ पे ऐसे ही नेकेड से बड़े हुए हैं। ठीक है, हवा चल रही है तो धीरे धीरे बस पेबल्स आगे आ रहे हैं, फिर थोड़े से पेबल्स पीछे जा रहे हैं अपने आप हवा की वजह से। अदरवाइज वो पूरी तरीके से अब नेकेड हो चुके हैं, उनको कवर करने के लिए वहाँ पे वाटर नहीं है। तो वही वो कह रहा है कि एकदम डल सा हो गया है वहाँ पे। तो देखा जाए तो पोएट यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, तो वो बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, ये जो टाइनी लूज स्टोन्स हैं शी शोर पे, ठीक है, तो वो क्या है, वो वहाँ पे ऐसे नेकेड पड़े हुए हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो पीपल हैं, ठीक है, अब उनको एक दूसरे पे जब भरोसा नहीं रह गया, रिलीजन पे भरोसा नहीं रह गया, कुछ नहीं है, तो वो अंधकार में पड़ गए हैं। ठीक है, उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या हमको फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। उन्हें बस वो कुछ नहीं पता, बस वो जो चीज़ें चल रही हैं वो वही देख रहे हैं। पूरा वर्ल्ड जो है वो फेथ से डिवॉइड हो चुका है ना, मतलब बिल्कुल भी फेथ नहीं है वहाँ पे पूरी दुनिया में, है ना। और रिलीजियन, जो भी रिलीजियस फेथ था वो भी कम होता जा रहा है, कह सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे एकदम क्राइसिस हो चुकी है स्पिरिचुअलिटी की, और लोगों के अंदर डाउट्स, कन्फ्यूजन्स, अनसर्टेनिटीज़ आ चुकी हैं। जस्ट बाय द नेकेड पेबल्स हमें ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं। ठीक, गॉट इट। उसके बाद अब देखते हैं कि क्या होता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एकदम होपलेस इमेज हमको दिखाई है पोएट ने, और बता रहे हैं कि ऐसे ही हम ह्यूमन बींग्स भी क्या हो चुके हैं, हम लोग एकदम डेसोलेट हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं। ठीक है, एकदम अकेले पड़ गए हैं, हमारे लाइफ में कुछ नहीं रह गया है, और बस अब जब फेथ ही नहीं है तो कुछ भी नहीं रह गया है। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट स्टैंजा पे। लास्ट स्टैंजा में दिया है, आह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। कहते हैं कि अपने लव से, अपनी वाइफ से कहते हैं कि देखो इस दुनिया में सब कुछ फेक है, लोगों में मॉरल्स भी नहीं रह गए हैं। ठीक है, सब खत्म हो रहा है लेकिन इस मॉडर्न क्याटिक वर्ल्ड में कह रहा है कि लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या रहें, ट्रू रहें। ठीक है, और कहता है कि ऑनेस्ट रहें, हम दोनों एक दूसरे पे भरोसा करें। और कहता है कि फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस, सो ब्यूटिफुल, सो न्यू, had really neither joy nor love nor light। ठीक है, nor certitude nor peace nor help for pain। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो जो वर्ल्ड हमारे सामने है ना इस टाइम पे,
बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये लैंड ऑफ ड्रीम्स है, यहाँ पे हमारे सारे सपने साकार होंगे एंड ऑल दैट, है ना, सपनों की दुनिया है। तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत वैरायटी दिख रही है दूर से, है ना, लेकिन वो सब क्या है, फेक है ना, कि वो बहुत सारी नई नई चीज़ें दिख रही हैं, इंडस्ट्रीज़ बन रही है, मशीनरी आ रही है, मशीन सेटअप्स हो रही हैं, ठीक है, सेटअप हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे, डिस्कवरीज इन्वेंशंस हो रहे हैं बहुत सारे। लेकिन एट द सेम टाइम वो कह रहा है रियलिटी क्या है, कि लोगों में अब मॉरल्स रह ही नहीं गए हैं, एकदम वो सब कुछ फेक है। और कह रहा है कि इस दुनिया में देखा जाए तो ना ही जॉय रह गया है, ठीक है, ना लव रह गया है, ना होप यानी कि लाइट रह गई है ना, डार्क साइड ऑफ द वर्ल्ड इज शोन। एंड कह रहा है इवन सर्टिट्यूड यानी कि प्रोटेक्शन भी नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि भगवान पर से भरोसा जब उठ गया है तो कह रहा है कि ना ही कोई सर्टिनिटी रह गई, किसी भी चीज़ की श्योरिटी रह गई, ना कोई प्रोटेक्शन रह गया, ना पीस रह गया है ना, इनर पीस सबका खत्म हो चुका है लोगों का। इवन अगर कोई जना पेन में है, ठीक है, तो लोग अपने लाइफ में इतने बिजी हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में कि वो सामने वाले की हेल्प करने के लिए तक नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों का एक दूसरे पे, फेलो बींग्स पे विश्वास ही नहीं होता है, ठीक है, एम्पैथी ही नहीं होती, अटैचमेंट ही नहीं होता, कंपैशन ही नहीं होता, इसीलिए वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। एंड वो कह रहा है कि वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, और उसकी वजह से हम जो हैं अब आज इस प्रेजेंट टाइम में क्या है, एक डार्कलिंग प्लेन पे हैं। डार्कलिंग इन द सेंस है डार्कनेस से भरा हुआ जो एक लैंड है, प्लेन मतलब लैंड, ठीक है, तो वहाँ पे हम डल और सैड लैंड पे हमें, ठीक है, अंधकार से जो भरा हुआ है, जहाँ पे कुछ भी सच्चाई नहीं दिख रही है हम लोगों को। कह रहा है स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। कह रहा है कि हम बस स्वेप्ट किए जा रहे हैं यानी कि आगे बढ़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, ठीक है, एंड किससे, मतलब कह रहा है कि एमलेसली भाग रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। कह रहा है कि हमें पता ही नहीं हमें क्या अचीव करना है लाइफ में, बस बढ़े जा रहे हैं। वी डोंट नो व्हाट एंड व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग एट दिस प्लेस, बट स्टिल वी आर जस्ट कॉन्टीन्यूसली रैट रेस में लगे हुए हैं, ठीक। तो वही वो यहाँ पे पोएट हमें बताना चाह रहे हैं कि लोग क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी परेशानियों में, ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि वो आखिर अगर इस प्लेस पे रह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो किस लिए बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसी को समझाने के लिए उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक एग्जांपल दिया है वॉर का, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि क्या होता है ना, कि जैसे एक वॉर में जो आर्मीज़ होती हैं इग्नोरेंट होती हैं भाई, सोल्जर्स कैसे इग्नोरेंट होते हैं, बिकॉज दे आर अनअवेयर, उनके पास पूरी नॉलेज नहीं होती है पूरी तरीके से। उनको जो भाई कमांड मिलता है वो अपने सुपीरियर से कि लोगों को मारना है सामने वाले को, तो वो मारने के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो डार्कलिंग यानी कि डार्कनेस के टाइम पे, अंधकार के टाइम पे, रात के टाइम पे एक दूसरे को मारने के लिए निकलते हैं, तो उसी वजह से क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता चलता है कि वो अपने फ्रेंड को मार रहे हैं कि अपने फो को मार रहे हैं, यानी कि अपने एनिमी को, है ना। अब अंधेरे में तो आप किसी को भी मार रहे हैं, आपको पता ही नहीं, और इवन रीज़न नहीं पता है कि किस वजह से ये वॉर हो रहा है ना, कि भाई ये वॉर क्यों हो रहा है नहीं पता वाई, लेकिन बस वॉर कर रहे हैं क्योंकि उनको कमांड मिला है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों की वो को डिस्क्राइब किया है यहाँ पे हमारे पोएट ने। और आखिरी में बस वो ये चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं, ये कन्वे करना चाहते हैं मैसेज हम सभी रीडर्स को। वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर देखो वर्ल्ड में कंपैशन रहेगा, वर्ल्ड में टुगेदरनेस रहेगी, ठीक है, तो क्या होगा कि कंपेनियनशिप रहेगी, तो हम सब लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। एंड अगर मान लो हम लोगों में एक दूसरे में लव ही नहीं रहेगा, ट्रस्ट ही नहीं रहेगा, तो ना किसी तरह की हार्मनी रहेगी, ना पीस रहेगा, है ना। और इवन जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सब जो है ना एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, वॉर करेंगे, सब सॉरफुल रहेंगे, दुनिया में हेट्रेड फैल जाएगी, है ना, वायलेंस होगा, पेन होंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, है ना, इवन फ्रस्ट्रेशंस होंगी। तो वही सारी चीज़ें वो बताना चाह रहे हैं कि हम सबको क्या होना चाहिए, एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमें बहुत ही ट्रू रहना चाहिए, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए, है ना, ऑनेस्ट रहना चाहिए, और एक दूसरे को लव करना चाहिए। और अगर ऐसा हम करेंगे तो जो फेथ डिक्लाइन कर रहा था, जो कम होता जा रहा था सी वाटर की तरह, वही फेथ जो है वो वापस से रिस्टोर हो जाएगा और सब कुछ बहुत ही पीसफुल हो जाएगा, वापस से उतना ही सीरीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको पोएट बताना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने ये पूरी पोएम लिखी है, दैट इज़ डोवर बीच। होपफुली आप सबको ये पोएम समझ में आई होगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं फिर से बता देती हूँ, ये पोएम एक ऐसी पोएम है जो आपको एक बार समझने से नहीं समझ में आएगी, एटलीस्ट आपको इसको 2 बार पढ़ना होगा, जिससे आपको ये पोएम क्लियर हो। और आप साथ ही साथ अपने बुक में उन वर्ड्स में या उन लाइन्स में जो आपको बार बार दिक्कत दे रही हैं, उसमें आप अपने नोट्स बना लीजिए, तो आपको कभी भी ये जो पोएम है ये आप भूलेंगे नहीं, और आपको बहुत ईजी लगेगी। उसके बाद चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप ईजिली उसका आंसर कर पाओगे। चलिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।